जय हिंद एवरीवन। जितना लोग इस चैनल से इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो तब तक तैयारी करते रहना जब तक इस बार इंडियन आर्मी का पेपर ना हो जाए। जब तक इंडियन आर्मी का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आप लोग लगे रहोगे ना, तो भाई इस बार इंडियन आर्मी का पेपर निकाल दोगे और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। देखो मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ। पता है क्या हुआ है, जैसे कल मैं जो जीके जीएस का क्लास लाया था, जैसे जो प्रैक्टिस सेट था जिसमें हमारा 15 को सामान्य ज्ञान का प्रश्न था और 15 को सामान्य विज्ञान का प्रश्न था और बीसू सर 15 मैथ का क्लास कराए थे और 5 रीजनिंग का कराए थे। तो उसमें मैं 2 प्रश्न गलती आप लोग को बता दिया था, ठीक है ना। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूं। लेकिन आज के बाद से मैं जितना भी यहाँ पर प्रश्न लाऊंगा ना, देखो भाई मेरा गलती नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 4-5 किताब है, ठीक है ना। और चारों पांचों किताब में से ये देखता हूँ कि कौन सा प्रश्न मतलब ज्यादा इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है और इस बार किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। इस बार जो 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था, जिसमें मैं खुद पेपर देने गया था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो मैं जब पेपर देकर आया था ना, तो मतलब जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो पूरा प्रश्न मैं इकट्ठा करके लिख दिया हूँ। कम से कम 700 से 800 प्रश्न लिखा हूँ। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ ना, मैं कुछ लोगों को दिया भी था। जैसे 10 तारीख को जो रिलेशन वाला पेपर हुआ था, तो कुछ साथियों को वो पूरा पीडीएफ दिया भी था। तो उसमें से 25-26 प्रश्न लड़े थे, उन लोगों का इंटरव्यू में लिया था, तो वो लोग खुद बता रहे थे। वो पीडीएफ आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो मिला जुला कर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि 4-5 को किताब ले लेता हूँ, उसके बाद से जो लिखा हूँ 800-900 प्रश्न ना, वो पूरा का पूरा इकट्ठा रख लेता हूँ। उसके बाद से पूरा मतलब क्वेश्चन यहाँ पर बनाता हूँ। अभी मैं भी आप लोग जैसा हूँ, जैसे अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स मेरा पूरा हो गया है, कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ाई करूँगा, फिर दोबारा उसी को दोहराऊंगा, फिर तिबारा दोहराऊंगा। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जो भी टॉपिक यहाँ पर लाऊंगा ना भाई, उसके बारे में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा और बिल्कुल आसानी से आप लोगों के दिमाग में मतलब बैठा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो किताब से मैं प्रश्न लिखता हूँ ना, तो उसमें गलती दे देता है, मतलब कोई कोई आंसर गलती दे देता है। तो उसको मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, उसी को ट्रिक लगा देता हूँ, याद कर लेता हूँ। तो इस तरह से 1-2 प्रश्न गलती हो जाता है मेरे भाई, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। कल गलती हो गया था, ठीक है ना। लेकिन अब से कोई भी जीके जीएस का क्लास लाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि इसमें कोई गलती ना रहे। पहले पूरा लिखूंगा, उसके बाद से इसको वेरीफाई करूंगा, मतलब गूगल पे सर्च मार के भी देखूंगा और इसके बारे में सर्च करके देखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद से मैं यहाँ पर लाने का कोशिश करूंगा कि अब से कोई गलती ना हो। कल पता है क्या क्या गलती हुआ था, दोनों मैं बता दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानना मेरे भाई। पहला प्रश्न था कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को डिगबोई बता दिया था, लेकिन उसका राइट आंसर जामनगर होगा। आप जहां भी इस प्रश्न को लिखे हो ना, तो दोबारा जाओ और जामनगर पर ट्रिक मार दो। हमारे बहुत सारे साथी कमेंट किए थे, तो भाई आप लोग बुरा नहीं मानना यार। किताब में जिस तरह से लिखा था मैं उसी तरह से लिख दिया, उसके याद कर लिया। फिर बाद में जब आप लोग का कमेंट देखा तो सर्च मार मार के देखा, फिर अपने सर से पूछा तो सर हमको डांट भी रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मेरे भाई। तो आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में है, जामनगर गुजरात में पड़ता है। अगर प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है, तो वो डिगबोई में है, ठीक है ना। और डिगबोई कहाँ पर पड़ता है, डिगबोई असम में पड़ता है। और दूसरा प्रश्न जो मैं आप लोग को गलती बताया था वो भी बता दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न था जैसे गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर का हिंदी होता है राज्यपाल है। तो राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। 35 वर्ष की जगह मैं 25 वर्ष बोल दिया था, ठीक है ना। तो उसको आप लोग जाकर सही कर लेना, ठीक है ना। गवर्नर का हिंदी होता है राज्यपाल, और राज्यपाल बनने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये भी 35 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, वो भी 35 वर्ष होना चाहिए। देखो राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। बाकी आगे से कोई गलती नहीं होगा। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है। ये एक प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप लोग पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और अब अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, फटाक से जाओ व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाओ, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो व्हाट्सअप चैनल में जो इंपॉर्टेंट रहेगा मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप चैनल एनडीसी के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है ना।
तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? राजीव गांधी की बम धमाके में मृत्यु कहाँ हुई थी? कोच्चि, विजयवाड़ा, श्री पेरम्बदूर, कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री पेरम्बदूर, ठीक है ना, श्री पेरम्बदूर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कृष्णा सोवती, गोविंद शंकर कुरूप, कैलाश सत्यार्थी और आशा पूर्णा देवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा। गोविंद शंकर कुरूप इज राइट आंसर। अपने कॉपी में आप लोग लिखते जाना, ठीक है ना, क्योंकि संडे के दिन दोबारा इन सब प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा और जयपुर। इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ इज राइट आंसर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन में किया जाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बीजिंग, पेरिस, ब्राजील और मॉस्को। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस इज राइट आंसर, ठीक है ना। अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, कनाडा, स्पेन और यूएसए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन इज राइट आंसर। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? जलीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु इज राइट आंसर। प्रश्न है, मालिका बात्रा किस खेल से संबंधित है? मालिका बात्रा किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और तमिलनाडु। यहाँ देखो पहलवान भाई टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इज राइट आंसर। देखो राज्य का नाम लिख दिया इसलिए हंसी छूट गया है। पता नहीं उसका दिमाग इस टाइम कहाँ रह रहा है यार, मन तो कर रहा है। अब चलो अब हम ही टाइपिंग करेंगे, ठीक है ना। अब उसको टाइपिंग करने के लिए नहीं बोलेंगे। अब 1-2 घंटा और रात को मतलब कम सोना है, लेकिन भाई बढ़िया सब टाइपिंग करेंगे। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी और 12 जनवरी और 26 मार्च। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी इज राइट आंसर। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल कहाँ पर स्थित है? पटना, गोवा, दिल्ली और मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा इज राइट आंसर, ठीक है ना। अपने कॉपी में आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि काबुल कहाँ की राजधानी है? श्रीलंका का तो एकदम नहीं हो सकता है, श्री जयवर्धनेपुरम होता है। भूटान का भी नहीं हो सकता है, उसके बाद से बांग्लादेश का भी नहीं हो सकता है। तो काबुल कहाँ की राजधानी है? तो ये अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है ना। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान इज राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, कबड्डी का मैदान होता है, कबड्डी का मैदान कितना होता है? कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ठीक है ना। और कबड्डी का मैदान कितना होता है? तो कबड्डी का मैदान 13 मीटर लंबाई गुणे 10 मीटर चौड़ाई होता है। अगर आप लोग सर्च मारोगे ना तो 12.5 मीटर लंबाई गुणे 10 मीटर चौड़ाई देगा, लेकिन किताब में 13 मीटर लंबाई गुणे 10 मीटर चौड़ाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है ना। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? तो 60 मिनट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, डॉलर, रुपया और टका। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, ठीक है ना। रियाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाना किस देश की राजधानी है?
हवाना किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया, फिनलैंड, क्यूबा और साइप्रस है। हवाना किस देश की राजधानी है? तो हवाना क्यूबा की राजधानी है, ठीक है ना, क्यूबा इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। ये सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल और फिलोक्विनोन। इसका राइट आंसर रेटिनाल हो जाएगा, रेटिनाल इज राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की कमी कहलाती है एनीमिया, ल्यूकेमिया, यूरेमिया और ल्यूकोरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइल कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, थायराइड, एड्रिनल और पीयूष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। देखो ये प्रश्न इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। बाइल कहाँ से स्रावित होती है? तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत किससे बने होते हैं? तो दांत कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, ठीक है ना। दांत कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है? हृदय, मस्तिष्क, वृक्क और संयोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरेसी रोग किससे संबंधित है? तो प्लूरेसी रोग संयोजन से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? थायराइड, थाइमस, एड्रिनल और पीयूष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो इसका राइट आंसर एड्रिनल हो जाएगा, एड्रिनल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.11 सेकंड और 0.2 सेकंड। इसका राइट आंसर 0.8 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं सेरेब्रम, थैलेमस और मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दीज होता है मेरे भाई, लेकिन मैं अपने भाषा में बोलता हूं तो आप लोग समझ जाना, ठीक है ना। इनमें से कोई नाट बोलकर उसका हिंदी बोल देता हूं तो भाई उसको आप लोग समझ लेना। बस देखो मेरा बस एक मकसद है, मैं आज जो बता रहा हूं ये प्रश्न पेपर में पूछा जाना चाहिए और कहीं भी जाकर टेस्ट लगा रहे हो तो वहां पर ये प्रश्न मिलना चाहिए और आप लोग को हमारा भाषा समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैं किस तरह से बोल रहा हूं उस तरह से बता देना, अगर कोई गलती होगा तो बता देना, ठीक है ना। अत्यधिक शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। और मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो परामस्तिष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परख नली शिशु का नाम है। प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है? लुइस, लाइका, डाली और हर्षा चावला। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस, लुइस इज राइट आंसर। प्रथम परख नली शिशु का नाम है लुइस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भावधि किसमें होती है? गर्भावधि किसमें होती है? घोड़ा, हाथी, ब्लू व्हेल और चमगादड़ है। इसका राइट आंसर हाथी हो जाएगा, हाथी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी को एसी में, डीसी को एसी में और डीसी को डीसी में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी को एसी में, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है। जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो पृथ्वी तक किस विधि से आती है। चावल, संवहन, विकिरण, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर विकिरण हो जाएगा। विकिरण इज राइट आंसर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है, तो विकिरण हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है ना। जूल इज राइट आंसर। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से आपका मैथ का प्रश्न होगा, ठीक है ना। कोई जहाज नदी से तैरता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज का तल क्या होता है। थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा नीचे बैठता है, अपरिवर्तित रहता है, नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर थोड़ा ऊपर उठता है हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी प्रश्न इस बार पूछा गया था इंडियन आर्मी जीडी में। अभी आप लोग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब विशु सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए। जय हिंद दोस्तों। तो नीलेश भाई ने आपको बहुत अच्छे 15 क्वेश्चन जो आपके कराए वो जीके के कराए और 15 क्वेश्चन आपका साइंस के कराए। 15 क्वेश्चन जीके और 15 साइंस मतलब 30 क्वेश्चन। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बड़ा अफेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि जिस तरह का कंसेप्ट ये है एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि टीसीएस क्या करा रहा है, अब की बार करंट के क्वेश्चन भी डाल रहा है। तो हर एग्जाम में आपको जो आपको हर पेपर कराया जा रहा है नीलेश भाई के द्वारा जीके और साइंस, उसमें 2 से 3 या 3 से 4 आपको करंट के क्वेश्चन मिलते हैं। तो 30 क्वेश्चन जो कराए बहुत बेहतरीन कराए। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन पर अपने। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ संख्या दी 12x - 2 बराबर 118। तो 12x - 2 बराबर 118। तो इसने x का मान कहा तो 12x ये 118, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 है, इधर गया तो प्लस का 2 हुआ। ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 हुआ। तो 12x बराबर 120। 12x बराबर 120 तो x बराबर 120 का बट्टा, ये गुणा में है 12, इसके इधर गया तो बट्टे में गया और 120 को 12 से काटा तो 10 आ गया। और 10 क्या है दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या है आपका सही है। ये माइनस का 2 इधर गया, प्लस का 2, 118 में 2 जोड़ दिया 120। ये माइनस का 2 इसलिए गया क्योंकि संख्या में संख्या के पास ले जानी है। और 12x बराबर 120, x बराबर 120 का बट्टा 12। तो 10 ऑप्शन क्या आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 24 और 40 का। अगर आप में से निकालते हैं तो इसका 2 मेथड होते हैं। एक मेथड क्या है ऑप्शन मेथड। 24 और 40 का एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। अगर हम देखें 16 से ना 24 कटता ना 40 कटता तो ये ऑप्शन नहीं बना हमारा। अगर हम देखें 8 या 24 और 8 से 40 कटता है। अगर हम 10 से देखें 10 से नहीं कटता। अगर हम 4 से देखें तो 4 से 6 बार और 4 से 10 बार कटेगा। लेकिन 8 और 4 में बड़ी कौन सी है 8। तो 8 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। या फिर आप ऐसे करें 2 से काट लें 12, 2 से काट लें 20, फिर 2 से काट लिया आपने 6 और 2 से काट लिया 10, फिर 2 से काट लिया आपने 3 और फिर काट लिया 5। तो क्या हुआ यहाँ 3 अलग संख्या 5 अलग है, दोनों की दोनों किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कटती। तो वहीं पर छोड़ दो आप इसको। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये आपका गुणनखंड वाले मेथड से भी 8 ही आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉपी पेन और पेंसिल। कॉपी पेन और पेंसिल इन सब की जो संख्या का जो अनुपात दिया वो 2, 3 और 4 दिया। कॉपी जो है वो 2 के अनुपात में, पेन जो है 3 के अनुपात में और पेंसिल 4 के अनुपात में। इसने कहा यदि कॉपियों की संख्या 16 है, मतलब कॉपिया का वैल्यू जो दिया, कॉपी जो दी वो 16 दी, तो 2 का मान 16 दिया तो 1 का मान
16 का बटा 2, तो 1 अनुपात का मान आ गया आपका 8। 1 अनुपात का मान आ गया दोस्तों 8, और पेंसिलों पर की संख्या पूछ लिया, और पेंसिल पर जो अनुपात है वो 4 है, तो 4 का गुणा 8 में करो, 4 8 32, और 32 क्या आया दोस्तों आपका सही आंसर। सी आपका क्या है दोस्तों सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाय के मूल्य में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, और डिजिट भी बहुत बार इसी तरह सेम आ जाती है कि 100% अगर चाय का मूल्य है, जब इस पर 25% की वृद्धि कर दी तो ये 125 हो गया। 100 रेट है मान लो चाय का, और इसमें क्या किया 25% की वृद्धि कर दी तो रेट हो गया 125। अगर 100 पर हम 20% की वृद्धि करें तो डायरेक्ट 120 हो जाएगा। अगर 100 पर 10% की वृद्धि करें तो डायरेक्ट 110 हो जाएगा। अगर 100 पर हम 20 घटाएं तो डायरेक्ट 80 हो जाएगा। मतलब 100 पर कोई वैल्यू बढ़ाना है, परसेंटेज बढ़ाना है तो डायरेक्ट बढ़ा दो। और फिर इसने कहा इस चाय के मूल्य में प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी। अब इस 125 को यहाँ लेकर आना है तो हमें 25 की कमी करनी पड़ेगी। और किस पर किया 25 कमी किया हमने, किस पर इस वाली वैल्यू पर 125 पर, और गुणा क्या 100, तो 25 से 5 बार कटा और 5 से क्या 20 बार कट गया, तो 20% क्या है आपका, मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई, देखो ये एक आयत दिया, ये वैल्यू एक आयत दिया, और इसकी लंबाई में क्या कहा 20% की वृद्धि। मान लो ये 100% है और ये भी क्या है 100%। आयत में क्या दिया कि लंबाई में 20%, परसेंटेज में दिया तो ये 100% है, ये भी 100%। जब 20 की वृद्धि तो 120, और ये भी क्या 120। तो कहा क्या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल देखते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी जो है वो 100% है और चौड़ाई भी क्या है 100%। तो 100 का 100 से गुणा किया 10,000, 100 का 100 से गुणा किया 10,000, और यहाँ जो क्षेत्रफल बना 120 का गुणा किया 120 से, तो 12 12 144, 14,440, 14,400। अब कोई वैल्यू 10,000 थी, 10,000 से 14,400 गया तो ये बढ़ गया 4,400। ये वैल्यू बढ़ गई 4,400। तो क्वेश्चन में क्या कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो लंबाई जो दिया 100 दिया, चौड़ाई 100 और 100 का गुणा 10,000, लेकिन ये क्या होगा 120 गुणा 120, जब 20 बढ़ा तो 14,400। तो 4,400 की वृद्धि हुई। तो इसने पूछा क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई वो 4,400 की हुई, और हुई किस पर 10,000 पर, और गुणा 100%। तो 2 जीरो का 2 और 2 जीरो कट गया, तो ये आया 44% क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। 44% प्लस में तो क्या होगा बढ़ेगा, 44% प्लस में तो बढ़ेगा। देखो लंबाई 100 दिया, चौड़ाई 100 दिया, 100 और 100 10,000, ये 120 दिया 120 तो 14,400, 10,000 से 14,400 गया तो 4,400 बढ़ गया। किस पर बढ़ा 10,000 पर काट पीट गया, तो 44% क्या आपका सही आंसर है। देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत से बंदे बोलेंगे कि बहुत इजी लेवल चला हुआ है, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन चले हुए बेसिक लेवल के चले हुए हैं, ओनली आर्मी लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। ये मत सोच लेंगे एसएससी या यूपी पुलिस या बड़े लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और ये स्पेशल जो क्लास है वो आर्मी लेवल की क्लास है, तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको चला हुआ है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य क्या कहा विक्रय मूल्य के बराबर है। अब कितना किसके बराबर है चेक करो, 12 वस्तुओं, कितनी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब हमने क्या किया 12 वस्तुएं खरीद ली और 9 वस्तुएं बेचने पर हमारा पैसा क्या होगा पूरा हो गया। तो इसने क्या कहा लाभ प्रतिशत बताओ। तो करना क्या है, इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, इधर 9 लिखा और इधर 12।
अब 9 रुपये से कोई सामान 12 का चला गया तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। अब जब 3 बढ़ गया तो प्लस हुआ तो लाभ परसेंटेज हुआ, और लाभ कितने का हुआ, 3 का, और किस पर, 9 पर, और गुणा किया 100%। 3 से 3 बार कटा और 100 को 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33% का क्या हुआ, 33.33%। तो मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 12 करे 9 विक्रय तो 9 और 12 तो 3 बच गया, किस पर, 9 पर गुणा 100, 3 से 3 बार कटा और 3 से 100 को काटा, 33.33। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम और श्याम की आयु, देखो राम दिया और एक नाम दे दिया श्याम। राम और श्याम की आयु का जो अनुपात है, राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है, वो अनुपात दिया 3:4 दिया। राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है 3:4 दिया, और 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद मतलब नीचे लाइन में लिखेंगे, और ये वर्तमान, इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान में 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो एक चीज चेक करो आप, इसके अनुपात में डिफरेंस चेक करो, अनुपात में क्या करो, अंतर चेक करो। जब 3 और 4 में देखेंगे तो 1 अनुपात का अंतर आया, और 4 और 5 में देख लिया तो 1 अनुपात का अंतर आया, और 1 अनुपात का मान किसके बराबर, 5 के। तो 1 का वैल्यू जो बराबर हुई वो 5 के हुई। अगर ये अनुपात बराबर ना होते तो फिर दूसरा प्रोसेस इस पर लगाते। तो इसने पूछ लिया राम की आयु, तो राम के पास जो अनुपात है वो 3 अनुपात है, और 3 गुणा 5 तो 3 पंजा 15, और 15 क्या आपका डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने समय में 4% प्रतिवर्ष दर पर, प्रतिवर्ष की वार्षिक दर पर 6,000 रुपये का, ये मूलधन नहीं मिश्र धन है, ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है मूलधन नहीं मिश्र धन है, मिश्र धन 6,000 रुपये का मिश्र धन 7,200 रुपये हो जाते हैं। मतलब क्या, मैंने आपसे जो उधारा लिया, मान लो 6,000 रुपये लिया और देना पड़ गया तो 7,200 रुपये दिया। भाई मैंने आपसे उधारा मान लो लेना पड़ गया तो 6,000 रुपये लिया, और जब वापस देना पड़ा तो 7,200 दिया, तो इसका मतलब मैंने आपको जो एक्स्ट्रा दिया वो 1,200 रुपये ज़्यादा दे दिया। और 1,200 रुपये क्यों दिया, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ब्याज की वैल्यू है। 1,200 रुपये मैंने आपको ब्याज के दे दिए। 1,200 रुपये किसके, ब्याज के दे दिए। तो इसने पूछ लिया क्या, समय पूछ लिया। तो समय बराबर, अगर आप सूत्र लगाते हैं तो वो लगा लें, समय बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। लेकिन अगर बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले के करना चाहते तो वो देख लें। देखो 1,200 रुपये मिले मुझे, 1,200 ब्याज मिला, किस पर मिला, 6,000 पर। 1,200 ब्याज मिला किस पर, 6,000 पर, और गुणा क्या 100। इस तरह तो हम प्रतिशत में भी करते हैं। और यहाँ क्या करना, जो आपका दर दिया उसको लिख देना है, और 4%। 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, 6 से कटा 6 दूने 12 20, अब 4 से काट लिया तो 4 पंजा 20। तो वैल्यू आ गई आपकी 5 वर्ष। तो 5 वर्ष क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। 6,000 हुए कितने, 7,200 रुपये। 1,200 मिला किस पर मुझे, 6,000 पर, गुणा 100 का बटा 4। 2 और 1 3 जीरो कट गई, 6 से कटा 20 बार, 4 से कटा 5 बार। तो 5 वर्ष क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक किसान ने 6,000 रुपये साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 15% वार्षिक दर से उधार लिया, और 4 वर्ष बाद 5,000 नगद, 5,000 क्या किया, नगद दिया, और एक साइकिल दे दी। तो साइकिल का मूल्य पूछ लिया। तो देखो मूलधन जो है वो 6,000 रुपये है, और दर जो है वो 15% है, और समय जो है वो 4 वर्ष है, और बटा कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 15 चौके 60, और 60 का गुणा 60 में किया तो आया 6 छंग 3600। 3600 क्या आ गया, ब्याज आ गया। और कौन सा ब्याज आया, साधारण ब्याज। अब इसने क्या कहा, मिश्र धन। अब चेक कर लो भाई, आप क्या करें, मिश्र धन चेक कर लो कि मिश्र धन कितना हो गया। मतलब जो 6,000 रुपये लिया था उधार, उसमें से अब देना कितना पड़ेगा। तो मिश्र धन होता है मूल प्लस ब्याज, मतलब मूलधन प्लस ब्याज।
दोनों वैल्यू देनी पड़ेंगी और मूलधन कितना है 6000 और ब्याज कितना है 3600। जब 6000 से 3600 जोड़ दिया तो 9600 रुपये कितने देने पड़ेंगे 9600। लेकिन किसान ने क्या किया 5000 किसान के पास हो पाए और उसके पास क्या थे अपनी साइकिल थी, तो क्या किया जाकर उसको 5000 रुपये दे दिए और दे दिए क्या एक साइकिल दे दी। तो साइकिल का मूल्य पूछ लिया तो 9600 रुपये वापस करने थे और उसमें से 5000 दे दिया तो बच गया कितना 0 0 6 का 6 और 9 में से 5 गया 4600 रुपये बच गया और इसके बदले क्या दे दिया एक साइकिल दे दी और तो साइकिल का मूल्य क्या आ गया आपका 4600। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 6000 15 4 बटा 100 2 जीरो कट गया 60 और 60 का गुणा 3600 मतलब 6 तो देने थे और ब्याज कितना 3600 तो 9600 देना था और दिया कितना 5000 तो नगद दे दिए 5000 नगद तो 9600 में से 5 गया तो 4600 बने और 4600 क्या बना उसका साइकिल का मूल्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ग का क्षेत्रफल एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या है समान है और वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, चारों भुजाएं समान तो उसको बोल दिया वर्ग और क्षेत्रफल दे दिया 324 वर्ग मीटर 324 वर्ग मीटर। लेकिन क्षेत्रफल जो होता है इसका भुजा का स्क्वायर होता है और भुजा का स्क्वायर दे दिया 324 और भुजा बराबर जब इधरली साइड से स्क्वायर हट गया तो इधर अंडर रूट गया और 324 होता है 18 का। तो भुजा आ गई 18, भुजा आई दोस्तों 18 और 18 पहला ऑप्शन भी है, मतलब ये भुजा आ गई 18 और ये भी 18, सारी की सारी भुजा क्या होंगी बराबर। लेकिन बहुत से बच्चे यहीं क्वेश्चन का आंसर देकर चले जाएंगे, पूरा क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन को क्या करना है ध्यान से पढ़ना है। और पूछ क्या लिया परिमाप, परिमाप पूछ लिया आपसे, परिमाप आपसे पूछ लिया तो परिमाप होता है किसका वर्ग के क्षेत्रफल का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा और 4 गुणा भुजा का मान 10 और 10 चौक 40। तो 40 क्या आया दोस्तों 40 क्या आया 40 क्या आया आपका सही आंसर। 40 आपका ऑप्शन में नहीं है तो किसी ऑप्शन को आप काट के किसी ऑप्शन को मान लो आप इसने आपने ये ऑप्शन काट लिया डी और इसको कर लिया 40 मीटर। तो 40 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। हमने डी ऑप्शन को चेंज कर लिया, डी ऑप्शन को क्या कर लिया आपने चेंज कर लिया। सॉरी 4 गुणा 18 सॉरी 18 दिया तो 18 चौक 72, 18 में 4 का गुणा किया, 18 में 4 का मैं 10 सोच लिया, मैंने भुजा 10 सोच लिया तो 18 में 4 का गुणा किया तो आपने कितना बना 72 बना। कितना बन गया 72। 18 में 4 का गुणा किया तो आपका वैल्यू बन गया 72 मीटर। तो 72 मीटर तो मतलब डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। क्षेत्रफल दिया 324 तो भुजा निकाल ली, क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर 324 और भुजा बराबर अंडर रूट 324 और 324 किस का 18 का। तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा तो 4 गुणा 18 चौक 72, 72 मतलब डी ऑप्शन आपका क्या है सही है। और डी ऑप्शन या फिर आप परिमाप बिना सूत्र के ध्यान रखना चाहते हैं, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग 18 18 18 18 4 बार जोड़ दिया तो 72 मीटर, ऐसे भी आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। एक वस्तु पर 15% की छूट के स्थान पर 20% की छूट दे दी जाती है। छूट क्या करना था 15% की देनी थी लेकिन उसके स्थान पर 20% दे दिया तो मतलब 5% छूट और बढ़ा दी। तो इससे क्या होगा दुकान वाले को विक्रय मूल्य में कमी आएगी, कितने की 400 रुपये की कमी आ गई। जब भी छूट और छूट देता है, जब भी छूट और छूट देता है तो क्या करेंगे वहाँ माइनस कर देंगे। उस सिचुएशन में क्या कर देंगे माइनस। और छूट दिया तो क्या करा 20 में से 20% से माइनस किया 15%, 20 से 15 माइनस किया तो 5%, 5% की ज्यादा क्या आ गई कमी आ गई या 5% एक्स्ट्रा छूट दे दी। लेकिन कमी कितने की आई 400 की। तो 5% का वैल्यू 400, 1% का वैल्यू 400 का बटा 5 और 5 से 5 अट्ठा 40 तो 1% का वैल्यू 80 आ गया। तो इसने कहा वस्तु का अंकित मूल्य और जो वस्तु पर अंकित था वो 100% था। अंकित मूल्य जो था वस्तु का, अंकित मूल्य वस्तु का था 100% तो 100 गुणा
80 और 100 का 80 से गुणा कर दिया तो 8000 और 8000 दोस्तों क्या है आपका बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। 8000 क्या आपका सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर, देखो शंकु दिया, शंकु को इंग्लिश में बोल दिया कौन, और यहां से दे दिया त्रिज्या, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है उसको त्रिज्या बोल दिया गया, और त्रिज्या दी 7 मीटर, त्रिज्या दी 7 मीटर, त्रिज्या दी 7 मीटर, और ऊंचाई दे दी इसकी 21 मीटर, ऊंचाई दे दी 21 मीटर, ऊंचाई दे दी 21 मीटर। और इसने पूछ लिया क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पूछ लिया, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बना दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 मीटर, स्क्वायर है तो 2 बार आपने 7 मीटर लिख दिया, और गुणा एच का वैल्यू है 21 मीटर, तो 7 से क्या काट दिया, 3 बार काट दिया, 7 या 21, और 3 से क्या कर दिया, 3 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 22 का गुणा किया, 22 का गुणा किया 7 7 49 मीटर का क्यूब में, तो ये आया आपका 22 नम्मा, मतलब 49 का 22 में गुणा किया, 2 नम 18 8 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 98 गुणा 98, ये आ गया 8 9 और 8 17 10 10,078, 10,078, तो मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर एच, आर का वैल्यू 7 और 7 ये 21, 7 से ये 3 से कट गया, और 22 गुणा 49 हुआ आपका 1000 मीटर, 78 मीटर का घन मीटर। आपको अब आज का जो होमवर्क है उसमें आप मुझे 4-5 क्वेश्चन के आंसर दोगे। नंबर 1 जो है आपका गोले का आयतन, गोले का आयतन, और क्यों दिया मैंने आपको ये होमवर्क, क्योंकि यहां से मोस्टली क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको बताना है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। एक आपको आंसर रिप्लाई करना है बेलन का आयतन, एक रिप्लाई करना है बेलन का आयतन। देखते हैं कौन बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन के सही आंसर देता है, और सभी का नाम लिया जाएगा जो भी बच्चा अच्छे से इसका आंसर देगा। एक आप बतावें घन का आयतन, घन का आयतन, और एक आप बतावें घन के आयतन के बाद घनाभ का आयतन, मतलब घनाभ का आयतन। शंकु का, बेलन का, घन का, घनाभ का, इनका क्या बताना आपको, इनका आयतन बताना है। घनाभ का क्या आयतन बताना है कि आयतन का फॉर्मूला क्या है। और क्यों दिया मैंने ये आपको होमवर्क, क्योंकि आयतन का बहुत हद तक एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है, मतलब गोले का, अर्धगोले का, बेलन का, घन का, घनाभ का आयतन आप उसमें कमेंट सेक्शन में फिल करें। देखते हैं किसके सबसे बेस्ट कमेंट आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 व्यक्ति 10 दिन में 300 रुपये, देखो 6 व्यक्ति 10 दिन में और रुपया कमाया कितना, 300। मैंने आपको बताया था किया गया कार्य जो जाएगा वो नीचे जाएगा, कमाए गए रुपये जाएंगे नीचे। फिर पूछ लिया क्या 12 व्यक्ति 10 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, तो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस कर लिया मल्टीप्लाई, तो 6 का गुणा किया 10 से और गुणा क्या किया रुपये, बराबर 300 गुणा 12 और गुणा 10, और रुपए बराबर आप काट भी सकते हो, आसान भी कर सकते हो, 300 गुणा 12 गुणा 10 बटे कितना गया 6 गुणा 10, 10 से 10 कट गया और 6 से 50 बार कट गया, 6 से 6 पंजा 30, 50 का 12 में गुणा किया, 12 पंजा 60, तो मतलब 600 रुपये। 600 रुपये क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। यहाँ कहीं काट 10 से 10 कट गया, 6 से ये 50 बार कटा और 50 का 12 में गुणा, मतलब 600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 पेन का मूल्य, बहुत बार क्वेश्चन आता है 15 पेन मतलब मेरे पास ये पेन है और इस पेन का मूल्य जो 15 पेन है ऐसे उनका 135 रुपये है, 135 रुपये। एक पेन का मूल्य 135 का बटा
15 और 15 से कटा 15 नम्मा 135। तो एक पेन का मूल्य, इस एक पेन का मूल्य दोस्तों पड़ा आपको 9 रुपये और पूछ लिया कितना 40 पेन का मूल्य। जब एक पेन का मूल्य 9 पड़ा तो 40 का, तो 40 गुणा 9 और 4 नम 36 तो मतलब 360 रुपये। और 360 तो मतलब सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। 15 का मूल्य 135 तो 1 का 135 का बटा 15 तो मतलब 9। एक पेन का मूल्य 9 तो 40 का मूल्य 40 गुणा 9 तो मतलब 360। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पाइप पानी की टंकी को, मतलब पाइप एक फर्स्ट है और एक पाइप सेकंड है। एक पानी की टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक 60 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों मिलकर भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकते हैं? देखो ये 60 मिनट में और ये 30 मिनट में, और टंकी क्या है भरी हुई है, उसको क्या कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, ये भी पानी निकाल रहे हैं। तो क्या करो 60 टंकी की कैपेसिटी निकाल लो। 60 और 30 का एलसीएम लिया 60, 60 एकम 60 और 30 दूना 60, यानी कि 1 लीटर पानी ये निकाल रहा है और 2 लीटर पानी ये निकाल रहा है। तो 1 मिनट में जो पानी निकल गया वो 3 लीटर निकल गया। और निकालना कितना था, खाली करना था 60 लीटर। तो 60 का बटा क्या किया 3 और 60 को 3 से काट दिया तो 3 दूना 6 तो मतलब 20। 20 आपका क्या 20 मिनट में क्या कर देगा वो इसको खाली कर देगा। 60 और 30 का एलसीएम 60, 60 से 1 बार और 30 से 2 बार, 1 और 2 से काट दिया, 1 और 2 को जोड़ दिया तो 3 हुआ और 3 से 60 को काटा तो 20 मिनट में। इनका मतलब डिफरेंट, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होता है। इसने कहा गीता, महाभारत, कुरान और रामायण। देखो गीता महाभारत और गीता महाभारत और रामायण जो क्या है वो हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है, लेकिन कुरान जो है वो मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ये मुस्लिम धर्म की है तो इसलिए क्या हुआ, ये इन सब से अलग हो गया। कुरान क्या हो गया, इसमें अलग हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9, 11, देखो 9 से 11 दिया, 11 से 15 दिया और 15 से क्वेश्चन मार्क 39 और ये 71। भाई यहाँ से तो एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है आपका रीजनिंग में, और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो 9 से गया तो 2 बढ़ा, 9 से 11 गया तो 2 बढ़ गया, कितना बढ़ा 2, फिर आगे चले तो 4 बढ़ गया, 4 बढ़े। अगर हम इसी प्रोसेस पे चलें तो यहाँ देख लो कितना बढ़ा, तो 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, 32 बढ़ा। देखो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 बढ़ रहा, फिर 16 का दुगुना 32 बढ़ रहा। तो अगर मैं 4 का दुगुना 8 करूं, अगर मैं यहाँ 8 बढ़ाऊं तो 15 में 8 गया 23, 15 में 8 जोड़ा 23, तो 23 में जब 8 का दुगुना 16 बढ़ाया तो 3 और 6 9 और 2 और 1 3, कितना हो गया 39। मतलब 2 गुनी 4, फिर 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16 और 16 का 2 गुना 32। इस तरह हमारी सीरीज चल रही है। चलते हैं 32 क्या हुआ आपका, 23 आपका क्या है सही आंसर, 23 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए बड़ा है सी से, देखो ए जो है वो इस सी से बड़ा है, इस तरह लिखना है आपको। कौन बड़ा, ए किससे, सी से। बी छोटा है डी से, क्या कहा बी जो है, अब बी क्या कहा इधर रख ले, बी जो है वो छोटा है किससे, बी छोटा है डी से, तो डी से, डी ऊपर रख दिया। तो सी बड़ा है डी से, लेकिन सी क्या कहा बड़ा है किससे, डी से। सी बड़ा है तो ये कंडीशन ऐसे बन जाएगी डी और बी। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा आपको खुद आपको ऑप्शन में मिल गया। तो सबसे छोटा जो सबसे नीचे हमें दिखाई दे रहा बी, तो बी ऑप्शन मतलब सही है। ए बड़ा है सी से, कौन बड़ा है, ए किससे, सी से। फिर अगली लाइन में क्या कहा, बी छोटा है डी से, बी छोटा है तो नीचे किससे, डी से, और सी बड़ा है डी से। सी क्या है, सी बड़ा है किससे, डी से, तो सी से नीचे रख दिया डी को और उससे नीचे बी, तो क्रम बन गया। तो सबसे छोटा कौन, जो सबसे नीचे है, तो मतलब बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत हॉकी, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो अमेरिका के बारे में मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन जीके के इंपोर्टेंट बता दूं। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति का नाम है उसका नाम जो बाइडेन है।
अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम जो बाइडेन है। तो आपको क्या बताना है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या दिया, हॉकी, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शायद 50वां क्वेश्चन। ये 49 नहीं, ये 50 क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका 50वां क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका 50वां। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये थे आपके 50 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। जय हिंद दोस्तों।